हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है और ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपकी जीएसटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट 9 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, वो भी सभी यूनिट 1 से रिलेटेड हैं एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं। तो इसमें अभी हम देखते हैं। पहला है इसमें एजेंट। एजेंट मीन्स ए पर्सन इंक्लूडिंग ए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आढ़िया, ट्रेडर एजेंट और ए ऑक्शनर और एनी अदर mercantile agent by whatever name called who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another। तो स्टूडेंट्स, एजेंट का मतलब यही होता है जो कमीशन के बदले में, ठीक है। जैसे कि आप एक LIC का एग्जाम्पल ले लेते हैं। LIC आप लेते हैं तो LIC अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो एजेंट क्या होता है, वो ही वर्क एज ए मीडिएटर बिटवीन द ओनर एंड द टेनेंट। ओके, तो एजेंट क्या है, वो जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उसके उससे वो कमीशन चार्ज करता है, एक फीस जो होती है उसकी, उसको हम कमीशन कहते हैं। और जिसको वो बेचता है, ठीक है। तो एजेंट मीन्स ए ब्रोकर who supply the goods and services on behalf of another. Next is student, second है aggregate turnover. Aggregate turnover refers the aggregate value of all the taxable supply excluding the value of inward supply on which the tax as payable by a person on reverse charge basis. An exempt supply, export of the goods or services or both, and interstate supply of persons having the same permanent account number will contain the data at all India basis but exclude central tax, state tax, union territory tax and integrated tax and cess। तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है उसमें हमारी सारी टैक्सेबल सप्लाई जो होती है उसका जो वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यू होती है, वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर कहलाती है। लेकिन इसमें हम इनवर्ट सप्लाई होती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और जो भी हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सब इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई है या एक्सपोर्ट है गुड्स और सर्विसेज की, ये सब इंक्लूड होगा हमारा, ठीक है। और इसके लिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्सन के पास में परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए और कंटेन द डेटा एट ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड द सेंट्रल टैक्स। और इसमें सेंट्रल टैक्स हमारा इंक्लूड नहीं होता है, स्टेट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है और यूनियन टेरिटरी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स refers the goods the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course of और furtherance of the business। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे उसमें कैपिटलाइज की गई है पर्संस की, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और जिसको हम यूज कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इट इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी विच इज फॉर ए प्रिकॉशनरी बेनिफिट। सेकंड है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द कनेक्शन विद और incidental to point number 1। Any activity or transaction in the nature of point 1, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। Next है provision by a club, association, society or any such body of the facility or benefits to its members। Next है admission for a consideration of the person to any premises। Next है services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or the vocation। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस में हम सभी जो भी हमारा ट्रेड है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे ट्रेड है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या हम प्रोफेशन कर रहे हैं या कोई वोकेशंस है या एडवेंचर है, ये सभी हमारा बिजनेस के अंदर इंक्लूड होंगी, ठीक है। और जो भी फैसिलिटीज हमें क्लब दे रहा है, एसोसिएशन दे रहा है, सोसाइटी दे रहा है, ठीक है, वो भी हमारा एक बिजनेस है कहलाएगा, ठीक है। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ द पर्सन टू एनी प्रीमिसाइज, service supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him in the course of और फर्दरनेस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और द वोकेशन, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजर और ए लाइसेंस टू ए बुक मेकर इन सच क्लब। तो ये सभी जो एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे बिजनेस के अंदर इंक्लूड होंगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू।
Students, point number 5, casual taxable person. Casual taxable person, very important students. It means a person who occasionally undertake the transactions involving the supply of goods or services or both in the course or furtherance of the business, whether as principal, agent, or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. स्टूडेंट्स तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जो ओकेजनली, जो रेगुलर बेसिस पे सप्लाई नहीं कर रहा है, बट लेकिन वो ओकेजनली सप्लाई कर रहा है, ठीक है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, चाहे वो दोनों की कर रहा है, ओके, और चाहे वो एज ए प्रिंसिपल सामान बेच रहा है या फिर वो एज ए एजेंट सामान बेच रहा है, या वो चाहे कोई स्टेट में बेच रहा है या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर बेच रहा है, वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. Next is students, point number 6, composite supply. Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods or services or both. तो students, इसका मतलब होता है composite, मतलब जहां पर हम दो गुड्स को कंबाइन कर करके बेच रहे हैं. जैसे मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, तो टूथपेस्ट के साथ में आपको टूथब्रश भी मिल रहा है. सो इट इज नोन एज ए composite supply. It means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आप एक टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं, तो टूथपेस्ट के साथ आपको टूथब्रश भी मिल रहा है. सो इट इज नोन एज ए कंपोजिट सप्लाई. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मिक्स सप्लाई. Mixed supply means two or more individual supply of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. तो यहाँ पर हम, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, या दोनों को एक साथ बेचा जा रहा है, ठीक है. जैसे कभी हो जाता है ना कि क्रीम के साथ में एक कंडीशन, जैसे शैम्पू के साथ में एक कंडीशनर फ्री, ठीक है, तो शैम्पू के साथ में एक कंडीशनर फ्री, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स सप्लाई कहलाएगा, ठीक है, फॉर ए सिंगल प्राइस, लेकिन आप प्राइस इसके लिए सिंगल दे रहे हैं, तो वो हमारा मिक्स सप्लाई के अंदर आएगा. Next is students, non-resident taxable person. It means any person who occasionally undertake the transaction involving the supply of goods or services or both, whether as principal or agent in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नॉन रेजिडेंट सब टैक्सी सप्लाई मीन्स जो परमानेंट बेसिस पे सप्लाई नहीं कर रहा है, बट ओकेजनली वो सप्लाई कर रहा है, और जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, उसको हम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रिंसिपल सप्लाई. प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming the part of that composite supply is ancillary. नेक्स्ट है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 9, रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज क्या होता है? इट इज द मैकेनिज्म एंड सुपरवाइजरी अरेंजमेंट टू मॉनिटर एंड इंक्रीज द टैक्स कवरेज, compliance and synchronization and track ability amongst the unorganized, party organized and fully organized sectors. Generally, the supplier of the goods or services is liable to pay the GST. However, in some cases like the import and other notified supply, the liability may switch to the recipient under the reverse charge mechanism. And reverse charge means the liability to pay the tax rests on the recipient of the supply of the goods or services instead of the supplier, however only on the special category of the supply. तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जीएसटी पे करने के लिए कौन लायबल होता है? हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो सप्लायर होता है उसी को ही जीएसटी पे करना होता है. बट इन सम केसेस, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर है एंड he is not registered under the GST Act, तो जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता तब तक वो जीएसटी को पे ही नहीं कर सकता है. उस केस में वो क्या करेगा, रिसिपिएंट यानी कि जो जिसको उसने सामान बेचा है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे पे यहाँ पे जीएसटी को पे कर दो. तो इट विल बी नोन एज ए रिवर्स चार्ज. तो यहाँ पर लायबिलिटी किसकी हो जाती है? रिसिपिएंट की हो जाती है, इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ द गुड्स.
Next is student continuous supply. A continuous supply is a supply when the goods or services are supplied at a specific interval, fortnight, monthly, and the payments are also received in the same manner. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस सप्लाई क्या होती है, जहां पर सप्लाई रुकती नहीं है, चाहे वो मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हो रही है, या फोरनाइट हो रही है, या मंथली हो रही है, या क्वार्टरली हो रही है, और जिसके लिए पेमेंट हमें सेम टाइम पे मिल भी रहा है, तो वो हमारा कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आईटीसी, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। इट इज द क्रेडिट मैन्युफैक्चरर रिसीव फॉर पेइंग द इनपुट टैक्स towards the input used in the manufacture of the product. Likewise, a dealer is entitled to input tax credit if he has purchased the goods for the resale. To avoid the double taxation on the item used as input to make other item, credit of tax paid on the input can be taken by the maker of the next item while paying the tax on the output. So students, ITC क्या होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर है वो कोई सामान को बनाता है, तो सबसे पहले उसको क्या खरीदना पड़ता है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो जो रॉ मटेरियल वो खरीदेगा उस पे स्टूडेंट्स वो इनपुट टैक्स पे करेगा। ठीक है, एक टैक्स पे करेगा जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब वो सामान बन के तैयार हो जाएगा वो उसको फिर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो सप्लाई करते समय वो क्या पे करेगा, उस पे आउटपुट टैक्स पे करेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप कोई सामान को बेच रहे हैं और उसके ऊपर अगर आपने पहले से ही इनपुट टैक्स दे चुके हो, तो आपको दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपका आउटपुट टैक्स 100 रुपीज का बैठा है, जिसमें से 50 रुपीज का आपका इनपुट टैक्स है, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 50 रुपीज को माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा, 50 रुपीज बचा। आपको केवल गवर्नमेंट को 50 रुपीज देने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, इसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि किसी सामान के ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे। तो डबल टैक्सेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज दिया है। तो इनपुट टैक्स हमारा बेसिकली क्या हुआ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो आउटपुट में से हम इनपुट को माइनस कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। GSTIN. GSTIN means Goods and Service Tax Identification Number, is a business, legal and unique identity with the Government of India in the GST regime. GSTIN, it is a 15 alphanumeric number character PAN based distinctive number allotted state wise to the GST glossary. तो स्टूडेंट जो भी GST पे करता है, ठीक है, सबसे पहले उसको GST के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है तो उसको एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम GSTIN नंबर कहते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। और उसके अंदर 15 डिजिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, 15 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और ये अल्फान्यूमेरिक होता है, कुछ इसमें अल्फाबेटिकल होती हैं और कुछ इसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये पैन बेस्ड डिस्टिंक्टिव नंबर होता है और सभी स्टेट वाइज ये जो बिजनेसमैन है उनको अलॉट किया जाता है। जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है, वैसे अगर आप GST पे कर रहे हैं तो आपके पास GSTIN नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास GSTIN नंबर नहीं है तो आप GST को पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 13, CGST, SGST एंड IGST। स्टूडेंट्स ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारी GST होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, 4 टाइप्स की होती है बेसिकली, यहाँ पर हमने 3 को डिस्कस किया है। UTGST भी होती है। तो CGST क्या होती है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सेंट्रल, इट इज द GST टू बी लेविड बाय द सेंटर ऑन द इंट्रा स्टेट बिजनेसेस। ठीक है, अगर आप सेम स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, जैसे यूपी से यूपी के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आप CGST पे करेंगे। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट है SGST, इसको फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये भी हमारी कब अप्लाई होती है स्टूडेंट्स, जब हम इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, यानी कि यूपी से यूपी के अंदर सेल हो रही है तो SGST लगेगी, और ये कौन कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद होती है स्टूडेंट्स IGST, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसको लगाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और ये कब लगती है, जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं। इंटर स्टेट मतलब अगर आप यूपी से बिहार में कर रहे हैं, ठीक है, यूपी से आप हरियाणा में कर रहे हैं, तब आप IGST पे करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज अभी मैंने आपको रिवर्स चार्ज बताया था। रिवर्स चार्ज क्या होता है कि अगर कोई सप्लायर और उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है, ठीक है, लेकिन वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो टैक्स तो उसको देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जिसको उसने सामान बेचा है वो उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे सामान को
वो आप मेरे बिहाव पे टैक्स को पे कर दो, उसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो वहां पर जो लाइबिलिटी होती है वो सप्लायर के बजाय किसकी हो जाती है स्टूडेंट्स, रिसिपिएंट की हो जाती है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड चार्ज की बात करते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, जहां पर जो एक्चुअल सप्लायर है, ठीक है, वही टैक्स को पे करेगा। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा है, इट इज ए सिस्टम वेयर द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आर रेस्पॉन्सिबल for collecting the tax from the recipient and remitting to the government. And this mechanism relies recipient from the direct tax payment burden and making it easier to compile with the GST regulation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सप्लायर होता है वो ही GST को कलेक्ट करेगा और वही गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा ये जो इसको ये इजी बनाता है हमारे टैक्सेशन सिस्टम को, और जो जीएसटी के रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना कि इनकम टैक्स में हम 5 लाख रुपए तक हमें एग्जेम्पशन मिल जाती है कि हम 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। एक थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जहां तक हमें कोई भी जीएसटी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो वो लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, वो लिमिट है हमारी, इट इज द पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द जीएसटी रेफर्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड विच ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द जीएसटी, एंड द एग्रीगेट टर्नओवर comprise all the taxable supply, exempt supply, export and the interstate supply. However, it excludes the inward supply and the reverse charge and the central tax, state tax, union territory tax and the integrated tax and cess. तो एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी क्या होती है, ये वो हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है एग्रीगेट टर्नओवर की, जहां तक हम क्या करेंगे, हम हमें अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ये लिमिट क्या है हमारी। तो रेगुलर स्टेट में ये है 40 लाख। अगर कोई स्टेट है और वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यानी कि यहाँ तक 40 लाख रुपए तक, अगर उसको एनुअल टर्नओवर कितना है 40 लाख रुपए है, तो उसको अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ेगा। और जब रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ेगा तो उसको कोई भी जीएसटी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर एनुअल टर्नओवर कितना है 40 लाख रुपीज तक है इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट, और इन द केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट 20 लाख रुपीज। तो अगर किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर उसको एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपीज तक है, और इन द नॉर्मल स्टेट अगर वो 40 लाख रुपीज तक है, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ जाएगा, उसको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हमारे कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये सभी हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम। स्टूडेंट्स कंपोजिशन स्कीम इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल टैक्स पेयर, अब जरूरी नहीं है कि जैसे इनकम टैक्स में हम देखते हैं ना जो कुछ लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है, तो ऐसे यहाँ पे भी जैसे उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स में। हम देखें तो एमपीज और एमएलएस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो हमारे एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी क्या करा है, कुछ रिलैक्सेशन दी है। जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं कैन ऑप्ट फॉर ए कंपोजिशन स्कीम। स्मॉल टैक्स पेयर मतलब जिनकी इनकम कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं, पेइंग द जीएसटी एट ए फिक्स टर्नओवर रेट। अब उनको जीएसटी के जो कैटेगरी है, जो रेट है, उनको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक फिक्स रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, एप्लीकेबल अप टू द स्पेसिफिक टर्नओवर लिमिट। तो यहाँ पर भी टर्नओवर की एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट तक बिजनेस कर रहे हैं तो ही आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर उस लिमिट से इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तो हमने आज सारे जो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सब हमने आज पढ़ी हैं ध्यान से, ठीक है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इन सब के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इनमें से कोई भी 5 टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम में, और उसमें से आपको शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप एग्जाम में। सारे टॉपिक्स बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।